कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का एक समाज आखिर एक साथ कैसे जुड़ा रहता है? भारतीय समाज को समझना संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के एक विशाल बहुरूप दर्शक को देखने जैसा है। तो चलिए आज उन धागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जो इस बेहद जटिल और आकर्षक ताने बाने को एक साथ बुनते हैं। सबसे पहले इसके विशाल आकार की बात करते हैं। 1.4 अरब। देखिए, हम सिर्फ एक देश की आबादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी इंसानियत के लगभग छठे हिस्से की। जरा सोच कर देखिए, दुनिया का हर छठा इंसान एक ही अविश्वसनीय रूप से विविध समाज का हिस्सा है। इसी बड़े पैमाने को हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये जो विविधता है ना, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। ये तो खाने पीने, त्योहारों, मान्यताओं और जिंदगी जीने के तरीकों का एक हैरतअंगेज मिश्रण है। और सुनिए, ये कोई म्यूजियम में रखी पुरानी परंपराएं नहीं हैं। ये जीती जागती संस्कृतियां हैं जो आज भी फल फूल रही हैं। और मजे की बात तो ये है कि अक्सर एक ही मोहल्ले में साथ साथ। तो बड़ा सवाल ये उठता है, इतने बड़े और इतने तरह तरह के लोगों वाले समाज को समझना आखिर शुरू कहाँ से किया जाए? क्या कोई एक चाबी है, कोई एक आइडिया है जो इस पूरे ताले को खोल सके? देखिए, ये वो सवाल है जिससे बड़े बड़े विद्वान सदियों से जूझ रहे हैं। इसका जवाब छिपा है उन अनदेखे नियमों और ढांचों में जिन्होंने सदियों से भारतीय समाज को एक शक्ल दी है। आप इन्हें एक सभ्यता का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। मतलब वो फाउंडेशनल आइडियाज और वो सिस्टम्स जिन्होंने ये तय किया कि लोग कैसे जिएंगे, क्या काम करेंगे और एक दूसरे से कैसे मिलेंगे जुलेंगे। तो इस ब्लूप्रिंट का एक बहुत ही पुराना और अहम हिस्सा है वर्ण की अवधारणा। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में हर किसी की एक खास भूमिका हो, एक मकसद हो, ताकि पूरी गाड़ी ठीक से चलती रहे। इसे अक्सर एक पिरामिड की तरह दिखाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सामाजिक सीढ़ी से कहीं ज्यादा था। ऐसा माना जाता था कि ये ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को दर्शाता है। एक डिवाइन ऑर्डर, एक ऐसी संरचना जहां हर किसी की अपनी एक तय जगह थी। फिर समय के साथ वर्ण का ये बड़ा सा आइडिया हजारों छोटे छोटे, ज्यादा लोकल ग्रुप्स में बदल गया, जिन्हें जाति कहा जाता है। आप इन्हें अपने खास पेशों, रीति रिवाजों और सामाजिक रुतबे वाले बड़े बड़े परिवारों की तरह सोच सकते हैं। यहीं पर वर्ण का जो सिद्धांत था वो रोजमर्रा की हकीकत बन गया। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, ये सिस्टम सिर्फ लोगों को अलग रखने के लिए नहीं था। इसने जजमानी व्यवस्था नाम का एक बहुत ही जटिल ताना बाना भी बनाया। जैसे एक किसान अपने अनाज के बदले में कुम्हार से बर्तन ले लेता और लोहार उन दोनों के लिए औजार बना देता। ये एक दूसरे पर निर्भरता का एक ऐसा सिस्टम था जिससे सबकी जरूरतें पूरी होती रहती थी। तो यहीं पर हमें भारतीय समाज के दिल में एक विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ ये समाज अनगिनत अलग अलग समूहों में बटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक साझा इतिहास, कुछ मान्यताएं और आपसी निर्भरता की इस जटिल व्यवस्था ने इन सबको एक साथ बांध भी रखा है। जो हम सुनते हैं ना, विविधता में एकता, वो असल में यही काम करते हुए दिखती है। लेकिन इस अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स समाज को लोगों ने आखिर समझा कैसे है? देखिए, ये इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं और हाँ, किस समय में पूछ रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। अंग्रेजों का नजरिया अक्सर ये होता था कि भारत तो बस बिखरे हुए राज्यों का एक झुंड है, और ये तर्क दिया जाता था कि सिर्फ उनका शासन ही इसे एक साथ रख सकता है। इसके बिल्कुल उलट भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक गहरी प्राचीन एकता पर जोर दिया, ये कहते हुए कि भारत हमेशा से एक सभ्यता रहा है। और जाहिर है, दोनों ही दृष्टिकोणों के अपने अपने राजनीतिक मकसद थे। ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। इन बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों से परे, एक समाज असल में खुद को कैसे देखता है? मतलब जमीनी स्तर पर जिंदगी कैसी है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें रुख करना होगा एससी दुबे की ओर। वो भारत के एक बहुत ही अहम समाजशास्त्री थे, जिनका मानना था कि अगर भारत को सच में समझना है तो शहरों और पुरानी किताबों से परे देखना होगा। आपको गांव में जाना होगा। दुबे जैसे विद्वानों के लिए भारत को सिर्फ नक्शों और इतिहास की किताबों से समझना कुछ वैसा ही था जैसे किसी जंगल को हवाई जहाज से देखना। असली कहानी समझनी है तो आपको नीचे उतरना होगा और एक एक पेड़ का अध्ययन करना होगा। और समाजशास्त्री एससी दुबे के लिए वो पेड़ थे भारत के गांव।
उनका तर्क था कि भारत का असली मिजाज, उसकी सामाजिक धड़कन बड़े शहरों में नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे समुदायों में मिलेगी जहां देश की ज्यादातर आबादी रहती थी। दुबे ने सिर्फ लाइब्रेरियों में बैठकर पुराने ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने अपनी जिंदगी गांवों में बिताई, लोगों से बात की, उनके जीवन को बहुत करीब से देखा और भारतीय समाज की उस जीती जागती, सांस लेती हकीकत को दर्ज किया। उनका काम इसलिए इतना जरूरी था क्योंकि इसने एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। इसने हमें दिखाया कि वो जो सैद्धांतिक विचार थे, जैसे वर्ण और जाति, वो असल में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं, जो अक्सर किताबों में लिखी बातों से कहीं ज्यादा जटिल और लचीला होता था। अब दुबे के काम की अहमियत को समझने के लिए उस दौर के एक और लोकप्रिय सिद्धांत को देखना जरूरी है। ये सिद्धांत भारत को दो हिस्सों में बांटता था। एक थी वृहद परंपरा, यानी शहरों और ग्रंथों की इलीट कल्चर, और दूसरी थी लघु परंपरा, यानी ग्रामीण इलाकों की लोक संस्कृति। और माना यह जाता था कि संस्कृति ऊपर से नीचे की तरफ बहती है। लेकिन दुबे ने इस सीधे साधे बंटवारे को खारिज कर दिया। उनके रिसर्च ने दिखाया कि अरे ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं था। गांव और शहर, अभिजात वर्ग और लोक संस्कृतियां, ये तो लगातार एक दूसरे से बात कर रही थीं, एक दूसरे को प्रभावित कर रही थीं और एक जटिल, हमेशा बदलते मिश्रण में घुल मिल रही थीं। हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प थी। तो ये सब हमें भारत जैसी सभ्यता को कैसे देखना चाहिए, इस बारे में आखिर क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि आप किसी संस्कृति को एक पिन लगाकर किसी बॉक्स में नहीं रख सकते। ये कोई स्थिर चीज नहीं है जिसका अध्ययन कर लिया और बात खत्म। नहीं, ये एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज है जो हमेशा बदल रही है, विकसित हो रही है और हर पीढ़ी के साथ नया रूप ले रही है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कोई संस्कृति हमेशा बदल रही है, तो क्या कोई कभी ये दावा कर सकता है कि उसने उसे पूरी तरह से समझ लिया है? शायद असली समझ किसी एक जवाब को खोजने में नहीं, बल्कि समझने की इस कभी न खत्म होने वाली यात्रा को अपनाने में है।